वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमारी क्लास 9th की ये बुक जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इसके चैप्टर 1 को हम पढ़ रहे हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, चैप्टर 1 नंबर 1 का नाम। और आज हम इसके लेक्चर नंबर 9 पे पहुंचे हुए। 8 लेक्चर्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं जहां पर हमने बहुत सारी बातें की। हमने क्या बातें की और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उस बारे में बात करने से पहले आपको ये बुक ओपन करनी है। जो पेज हम पढ़ रहे हैं वो पेज ओपन करना, उसके साथ साथ कॉपी पेन पेंसिल अपने साथ रखनी, ताकि जहां जरूरत हो वहां पर या तो आप बुक में ही लिख लें या फिर कॉपी में कुछ ना कुछ लिखते चलें, लिखने की आदत डाल लें। आज हमारे इस चैप्टर का लेक्चर 9 है और कोशिश करेंगे कि आज हम इस चैप्टर को खत्म करें, लेक्चर वाले पार्ट को। क्वेश्चन आंसर्स बचेंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। आज कोशिश करते हैं इसको खत्म करने की, तो थोड़ा सा जल्दी चलेंगे। लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं अभी तक हमने क्या सीखा। हमने पढ़ा डेमोक्रेसी क्या है, सीखा, आपको डेफिनेशन अब तक याद हो गई होगी। उसके फीचर्स के बारे में सीखा, वो भी आपको याद होंगे। फिर हमने उसके बाद देखा कि ये डेमोक्रेसी बाकी चीजों से क्यों अच्छी है, और ये भी आपको पता लग गया होगा। इसकी कमियां भी पता लगी होंगी और इसमें अच्छाई क्या है वो भी पता लगा होगा। क्लियर है? नहीं पता लगा, जल्दी जल्दी जो जो हाईलाइट किया हुआ है आपकी बुक में एक बार उस पर नजर मारो। बुक ने जो जो मेन पॉइंट है सब हाईलाइट करके रखे हुए हैं। एक बार जल्दी जल्दी नजर मारो उस पे कि क्या डेमोक्रेसी के फायदे हैं और क्या डेमोक्रेसी के नुकसान हैं, क्या क्या डेमोक्रेसी के फीचर हैं और डेमोक्रेसी होती क्या है। ये सारी चीजें जल्दी जल्दी नजर डाल लो और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जहां पर हम पढ़ रहे हैं हमारे इस बुक का लास्ट टॉपिक, कि इस डेमोक्रेसी का व्यापक अर्थ, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने डेमोक्रेसी का जो मीनिंग पढ़ा वो कहीं ना कहीं सरकार के एक रूप से। हमने क्या पढ़ा अभी तक? फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें हमने पढ़ा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो अभी तक जो हमने डेमोक्रेसी का मीनिंग देखा, लोकतंत्र का मीनिंग देखा, उसका रिलेशन कहीं ना कहीं सरकार से था। लेकिन डेमोक्रेसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार से संबंधित है। डेमोक्रेसी सिर्फ सरकारें नहीं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। वो क्या चीज है? वही हमारे डेमोक्रेसी के व्यापक रूप को दिखाता है, व्यापक अर्थ को दिखाता है। डेमोक्रेसी को हमने लिमिटेड सेंस में पढ़ा, बहुत ही सीमित उसमें दायरे में रख के पढ़ा कि हम सरकार से कंपेयर करते हैं कि सरकार डेमोक्रेटिक है या नहीं है। उसके अलावा हमने डेमोक्रेसी का कोई और एग्जाम्पल देखा नहीं। तो हमने सरकार से तो समझ लिया, लेकिन यह डेमोक्रेसी हमारे जीवन के हर हिस्से में काम आती है। हम जो निर्णय लेते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन डेमोक्रेटिक है या नहीं, यहां पे भी डेमोक्रेसी आया। हमारी क्लास डेमोक्रेटिक है या नहीं, वहां पे भी डेमोक्रेसी आता है। हमारी फैमिली डेमोक्रेटिक है या नहीं, हमारी सोसाइटी डेमोक्रेटिक है या नहीं, हर जगह ये डेमोक्रेसी आती है। सिर्फ सरकार से इसका लेना देना नहीं है। डेमोक्रेसी खुद अपने आप में एक वर्ड इतना बड़ा है जिसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। तो उसी के उस व्यापक मीनिंग को ही हम समझेंगे और कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग से ही उसको कंपेयर करते हुए हम अपना चैप्टर खत्म करेंगे। समझ में आए? तो देखें, तो समटाइम्स वी यूज डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस अदर देन द गवर्नमेंट। कि कई बार हम इस वर्ड को, डेमोक्रेसी को यूज करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, संगठनों के लिए, अदर देन द गवर्नमेंट, सरकार के अलावा। यानी सिर्फ सरकार के लिए हम डेमोक्रेसी वर्ड यूज नहीं करते, सरकार के अलावा भी बहुत सारी संगठनों के लिए, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ सरकार से लेना देना नहीं है, बहुत सारे संगठन भी डेमोक्रेटिक हो सकते हैं। समझ में आई चीजें? जस्ट रीड दीज स्टेटमेंट्स। जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, नीचे कुछ वाक्य हमारे सामने हैं, इनको पढ़ो बस और समझो कि ये सरकार से तो इनका लेना देना नहीं है, फिर ये डेमोक्रेसी हम यहां कैसे यूज कर सकते हैं। तब हमें समझ में आएगा डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार से लेना देना नहीं है, डेमोक्रेसी को हम हर जगह यूज कर सकते हैं। जैसे पहला पढ़ते हैं, वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली, कि हमारा परिवार बहुत ही लोकतांत्रिक है। परिवार कैसे लोकतांत्रिक हो सकता है? तो सरकार की बात थी, लेकिन परिवार में भी इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। कैसे है वो पढ़ते हैं। वेन एवर अ डिसीजन हैज टू बी टेकन, कि जब भी पूरे परिवार को कोई निर्णय लेना हो, वी ऑल सिट डाउन, और हम सब बैठते हैं, हम सब एक साथ बैठते हैं, एंड अराइव एट ए कंसेंसस। कंसेंसस क्या होती है? सहमति। क्या होती है? सहमति। ठीक है, कंसेंसस को आप लिख सकते हो। कंसेंसस क्या होता है? इसको अगर हम देखें
सहमति, आम सहमति भी कह सकते हो इसको, कि लोगों की मिला जुला के जो राय निकले, आम सहमति। तो फैमिली कैसे डेमोक्रेटिक हो सकती है? कि सब लोग परिवार के बैठ जाएं और किसी एक आम सहमति पे पहुंच जाएं। अराइव मतलब पहुंचना। माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स। ओपिनियन होता है, ओपिनियन नहीं होगा, ओपिनियन, ठीक है। माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर्स, कि मेरा जो ओपिनियन है, मेरा जो विचार है, मेरी जो राय है, उसका भी उतना ही महत्व है जितना मेरे पिताजी के बात का महत्व है। मेरी बात का भी उतना ही ख्याल रखा जाता है जितना पिताजी की। यानी कि हम सब बैठ के एक दूसरों की बातों को पूरा महत्व देते हैं और तब हम किसी निर्णय पे, कंसेंसस पे, सहमति पे पहुंचते हैं। तो डेमोक्रेटिक फैमिली हो गई, डेमोक्रेटिक फैमिली। अब अगला देखते हैं। आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास। यहां क्या बोल रहे हैं कि मैं ऐसे टीचर्स को पसंद नहीं करता। आई डू नॉट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ, जो इजाजत नहीं देते स्टूडेंट्स को किस चीज की? स्पीक, बोलने की, एंड आस्क क्वेश्चंस, और सवाल पूछने की क्लास में। ये बच्चा क्या बोल रहा है कि मुझे ऐसे टीचर बिल्कुल पसंद नहीं है जो बच्चे को ना बोलने देते ना क्वेश्चन पूछने देते। उनको कोई डाउट है, कोई बात नहीं, टीचर आएंगे अपनी बात कह के चले जाएंगे, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स, कि मुझे ऐसे टीचर्स पसंद हैं, ऐसे टीचर्स चाहिए विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। ये टेम्परामेंट क्या होता है? टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव। क्या होता है? स्वभाव, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहे हैं? हमें तो ऐसे टीचर चाहिए जिनका स्वभाव डेमोक्रेटिक हो, लोकतांत्रिक हो। यहां पे डेमोक्रेटिक वर्ड, यानी किसी का स्वभाव भी लोकतांत्रिक हो सकता है, सिर्फ सरकारें लोकतांत्रिक नहीं है, स्वभाव भी लोकतांत्रिक हो सकता है। स्वभाव कैसे होगा? जैसे टीचर का स्वभाव है बच्चों को भी पूरा मौका दे अपनी बात कहने का, उनसे क्वेश्चन पूछने का, यानी सबको बराबर मौका मिले, वही तो डेमोक्रेटिक है। समझ में आया? तो यहां पे भी डेमोक्रेटिक यूज हो सकता है, सिर्फ सरकार के मामले में नहीं। तो हमने जो पढ़ा था वो सिर्फ सरकार से संबंधित था, और वो हमने किसी सीमा में रह के पढ़ा, लिमिटेड सेंस में पढ़ा, सीमित भाव में। लेकिन इसका बहुत बड़ा अर्थ है डेमोक्रेटिक का, हर जगह ये वर्ड यूज होता है। वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, कि एक नेता और उसका परिवार, उसके परिवार के सदस्य ही सारे निर्णय लेते हैं। डिसाइड एवरीथिंग इन दिस पार्टी, इस पार्टी में कोई पार्टी है, वहां पर एक परिवार या फिर उसके परिवार के सदस्य ही सारे निर्णय लेते हैं। हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी? वो डेमोक्रेसी की बात ही पे कैसे कर सकते हैं, लोकतंत्र की बात भी कैसे कर सकते हैं, जब उनकी पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं दिखाई दे रहा। पार्टी में लोकतंत्र का मतलब क्या होगा? जिसमें पार्टी के सभी मेंबर समान रूप से अपनी बात रख सकें, पार्टी के सभी मेंबर बैठ के डिसीजन ले। लेकिन यहां पे सारे मेंबर नहीं ले रहे, सिर्फ एक आदमी और उसका परिवार डिसीजन ले रहा है, तो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो वो खुद कैसे डेमोक्रेसी की बात कर सकते हैं जब खुद ही डेमोक्रेटिक नहीं है? समझ में आया कैसे यूज किया डेमोक्रेसी का? तो डेमोक्रेसी के बहुत यूज हैं, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में इसका यूज होता है। दीज वे ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी, ये जो तरीके हमने देखे डेमोक्रेसी शब्द को प्रयोग करने के, गो बैक टू इट्स बेसिक सेंस ऑफ ए मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजन। ये वापस जाते हैं अपने उस भाव में, किस भाव में? मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस, निर्णय लेने के तरीके के भाव में, अपने उस पुराने भाव में, उस बेसिक आधारभूत मूलभूत भाव में ये मतलब में ढूंढते हैं। डेमोक्रेसी का बेसिक मतलब क्या है? जहां पर सब लोग मिल के डिसीजन लें, जहां पर सब लोग मिल के अपना डिसीजन ले, निर्णय लें। तो ये सारे वर्ड्स जो हमने पढ़े, ये सारे तरीके पढ़े, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि यहां पे डिसीजन एक का ना होकर सबका होना चाहिए, वो डेमोक्रेसी है। और ये सारे उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो दीज वे ऑफ यूजिंग वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू द सेंस ऑफ अ मेथड ऑफ टेकिंग डिसीजंस, कि ये जो हमने पढ़ा, ये जो तरीके पढ़े डेमोक्रेसी के, डेमोक्रेसी को यूज करने के, ये हमको कहीं ना कहीं उस तरफ लेके जा रहे हैं जहां पर हमने ये बोला था कि सब मिल के डिसीजन लेते हैं, वो डेमोक्रेसी है। ये भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं।
ए डेमोक्रेटिक डिसीजन, एक लोकतांत्रिक डिसीजन या निर्णय क्या होता है? अभी तक हम डेमोक्रेटिक डिसीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये डेमोक्रेटिक डिसीजन होता क्या है? लोकतांत्रिक निर्णय कौन सा होता है जिसमें सारे बैठ के फैसला करें? वही होता है। उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेते हैं। ए डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स, उसमें शामिल है कंसल्टेशन, विचार विमर्श। कंसल्टेशन का मतलब विचार विमर्श विद, किसके साथ? ऑल, सबके साथ। कौन सा ऑल? अभी पढ़ेंगे। एंड कंसेंट, और सहमति। एक डेमोक्रेटिक डिसीजन में, लोकतांत्रिक निर्णय में सबकी सहमति और सबका विचार विमर्श। कौन हो ये सब? किनकी सहमति और किनके विचार विमर्श? ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन, वो सभी जो उस निर्णय से प्रभावित होंगे, वो सब उसमें बैठे हों, वो सब उसमें बैठे होने चाहिए। एक निर्णय का, एक डिसीजन का फर्क जिस पे पड़ेगा, वो सब उस निर्णय में भागीदार होने चाहिए, और उन सब का विचार विमर्श करके ही जो डिसीजन लिया जाएगा वही डेमोक्रेटिक डिसीजन होगा। क्लियर हुई बातें? चीजें समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। दोज हु आर नॉट पावरफुल, वो लोग जो पावरफुल नहीं हैं, जो शक्तिशाली नहीं है, जो ताकतवर नहीं है, हैव द सेम से, उनका भी समान। से का मतलब अगर हम समझें, से को कई तरीके से यूज किया जाता है। से का मतलब होता है कहना, और यहां पर है हैव द सेम। से का मतलब है उनकी बात का भी उतना ही असर हो। यहां पर असर से इसका मतलब है, इसका मतलब प्रभाव भी होता है कि उनका भी बात का, जो शक्तिशाली नहीं है उनकी बात का भी समान प्रभाव होना चाहिए जितना इन टेकिंग द डिसीजन, निर्णय लेने में, एज दोज हु आर पावरफुल, जितना एक ताकतवर का होता है। यानी एक ताकतवर है, एक बिना ताकत वाला है, दोनों की बातों में समान प्रभाव हो। दोनों की बातों में जब डिसीजन लिया जाए, निर्णय लिया जाए, तो दोनों की बातों को समान रूप से देखा जाए। ये ना देखा जाए ताकतवर इसकी बात मान लो, नहीं। अगर उसकी बात गलत है, बिना ताकत वाले की बात सही है, तो बिना ताकत वाले की मान लो। तो दोनों की बात का समान मूल्य होना चाहिए। समझ गए? दोनों का समान प्रभाव होना चाहिए। यहां पे ताकत और बिना ताकत का कोई मतलब नहीं होता जब हम डेमोक्रेटिक डिसीजन की बात करते हैं। चाहे ताकत वाला हो, चाहे बिना ताकत वाला हो, दोनों का सेम से होना चाहिए। दोनों की बातों का समान असर होना चाहिए, समान प्रभाव होना चाहिए। समझ है? क्लियर है? दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट, और यही चीज कि चाहे ताकतवर हो चाहे बिना ताकतवर हो, सबका समान असर उसमें दिखाई दे, समान प्रभाव उसमें दिखाई दे, और सब लोग जो भी उस बात से प्रभावित होते हो वो सब उस निर्णय में शामिल हों, वो सब विचार विमर्श करें। यही चीज अप्लाई होती है, यानी लागू होती है सरकार पे भी, और एक फैमिली पे भी, और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर किसी संगठन पे भी। यानी अगर संगठन ये बोल रहा है वो डेमोक्रेटिक है, तो उसमें डेमोक्रेटिक डिसीजन दिखाई देना चाहिए। उसमें वो सभी लोग उस निर्णय में शामिल होने चाहिए जिससे वो लोग प्रभावित हो रहे हैं। सभी लोग वो शामिल होने चाहिए और मिलकर डिसीजन लें, तभी हम उसको डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, डेमोक्रेटिक फैमिली या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। क्लियर है चीजें? चलो, दस डेमोक्रेसी इज ऑल्सो ए प्रिंसिपल। तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक शब्द नहीं है, डेमोक्रेसी एक सिद्धांत है। लोकतंत्र एक सिद्धांत है दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्फीयर ऑफ लाइफ, जिसको हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, हमारे जीवन के हर हिस्से में लागू किया जा सकता है। लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है, ये एक ऐसा सिद्धांत है। समझ में आई? कैसे इसको लागू करेंगे हमें पता लग गया अब इस चीज का। समटाइम्स, और कई बार, वी यूज द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। कई बार हम इस डेमोक्रेसी वर्ड को, डेमोक्रेसी शब्द को, लोकतंत्र शब्द को हम यूज करते हैं किसी मौजूदा गवर्नमेंट को वर्णन करने के लिए नहीं, बल्कि टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड, एक आदर्श मापदंड स्थापित करने के लिए, दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम, जिसको सभी लोकतांत्रिक देश बनना चाहते हैं, जिनका जो एक लक्ष्य होना चाहिए डेमोक्रेसी का। यानी कि इसको अच्छे से समझते हैं। मैं अगर कहूं एक बॉय की क्या क्वालिटी होती है, ये बताओ,
ठीक है। एक बॉय की क्या क्वालिटीज होती है मुझे कोई बताओ, ठीक है। तो आप मुझे बताना शुरू कर देंगे, फिर मैं अपने सवाल को थोड़ा सा बदल दूं कि एक गुड बॉय की क्या क्वालिटीज होती हैं। एक गुड बॉय की क्या क्वालिटीज होती हैं, दोनों में थोड़ा फर्क आएगा। एक बॉय की क्वालिटीज में, गुड बॉय की क्वालिटी में। अब गुड बॉय मैंने बोला है तो आपके मापदंड बदल जाएंगे, आप अलग तरीके से सोचोगे, है ना। यानी लड़का तो, जो भी लड़के हैं वो सब, उनको हम देख के बता सकते हैं ये लड़के की क्वालिटी ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन एक अच्छे लड़के की, यानी कि हर एक को हम जिस रूप में देखना चाहते हैं कि ये लड़का कोई भी ऐसा होना चाहिए, वही हम अच्छा लड़का कहेंगे, वही तो कहेंगे हम अच्छा लड़का। तो उसको हम एक आदर्श के रूप में मानते हैं। जिस चीज को हमने मान लिया कि ये ऐसा होना चाहिए, उसे हम कहेंगे आदर्श। ये आदर्श है, ये आइडियल है, ये हमारा आइडियल है। तो यहां पर कई बार जब हम डेमोक्रेसी वर्ड का यूज करते हैं ना, वो कई बार हम अपने इसके लिए नहीं करते कि हमारी सरकार डेमोक्रेटिक है, नहीं। कई बार हम डेमोक्रेसी शब्द का यूज एक आदर्श मापदंड को स्थापित करने के लिए करते हैं, एक आइडियल स्टैंडर्ड को लगाने के लिए करते हैं कि हर सरकार को डेमोक्रेटिक होना चाहिए। वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए की जब बात आती है ना, तो हम कहीं ना कहीं आइडियल की बात कर रहे हैं। और उस आइडियल में कई सारी कंडीशन आ जाती हैं, ये भी होना चाहिए, 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 करप्शन नहीं होना चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए, सब भूखे पेट नहीं सोने चाहिए, सब ईमानदार होने चाहिए। ये क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक है, विशेषताएं। ये एक आइडियल उसकी विशेषताएं हैं कि ऐसा होना चाहिए। समझ में आया? और हर एक डेमोक्रेसी को लक्ष्य रखना चाहिए कि वो एक आइडियल डेमोक्रेसी बने। एक आइडियल डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की सारी अच्छी बातें आ जाएंगी। क्लियर है? चीजें समझ साफ है? जैसे कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं कि आइडियल डेमोक्रेसी में क्या क्या एम होना चाहिए, एक डेमोक्रेसी के क्या उद्देश्य होने चाहिए। क्या उद्देश्य होने चाहिए? ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। कि एक वास्तविक डेमोक्रेसी, वास्तविक लोकतंत्र, ये हमारा देश सिर्फ तब बन पाएगा जब कोई भी भूखा बेड पे ना जाए। यानी सबको जिस दिन खाना मिलने लगेगा तब हम कहेंगे कि यहां पर वास्तविक लोकतंत्र आ गया। तो यानी कि आइडियल डेमोक्रेसी की एक विशेषता हो गई कि कोई भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि हां, वो वहां पर इतना वास्तविक है। ठीक है? समझ में आया चीजें? चलो, इन डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। एक लोकतंत्र में हर एक नागरिक, चाहे कोई भी हो, वो क्या कर पाए? वो समान भूमिका निभा पाए डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में। यानी जब हम एक डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वहां पर सभी नागरिक निर्णय लेने में समान भूमिका निभाएं। यानी जितनी मेरी बात को तवज्जो दी जाए, उतनी ही किसी और की बात को भी। यानी अगर देश में अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है तो सभी नागरिक उसमें शामिल हो, उसी को हम डेमोक्रेसी कहेंगे। क्लियर है? फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। और इसके लिए हमें सिर्फ एक इक्वल राइट टू वोट से काम नहीं चलेगा कि सबको वोट डालने का अधिकार दे दिया यानी कि सब इक्वल हो गए। नहीं, इससे सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। इसके साथ हमें बहुत सारी चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए? एवरी सिटीजन नीड्स टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन। हर एक व्यक्ति के पास, हर एक नागरिक के पास समान जानकारी होनी चाहिए। सबको समान रूप से सारी चीजें पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, सबके पास शिक्षा होनी चाहिए। तभी तो हम डेमोक्रेसी कहेंगे। इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए, सबके पास समान साधन होने चाहिए, एंड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट, और एक पक्का इरादा होना चाहिए सभी लोगों के पास। जब सब लोगों के पास ये सारी चीजें आ जाएं, तब हम कहेंगे कि हमने एक अच्छी डेमोक्रेसी बना ली है। समझ में आया मैंने क्या बोला? अच्छी डेमोक्रेसी बना ली है। यानी अब हम खराब और अच्छी डेमोक्रेसी में अंतर करना सीख जाएंगे जब हम एक आइडियल डेमोक्रेसी क्या होती है ये पता लगा पाए। तो आइडियल मतलब आदर्श, कि ऐसा बनना है। हमारे देश में क्या क्या होना चाहिए, सबके सपने होते हैं। वो जो होना चाहिए
वही एक आइडियल डेमोक्रेसी है, वही एक आइडियल डेमोक्रेसी है। समझ में आए? तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला, कोई भूखे पेट ना सोए, सबके पास समान जानकारी हो, सबके पास बेसिक एजुकेशन हो, सबके पास समान रूप से सारे साधन हो, और सबके पास एक पक्का इरादा हो। वही आइडियल डेमोक्रेसी है। अब इन सब को चेक करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी कितनी ट्रू है। इफ वी टेक दीज आइडियल सीरियसली, अगर हम इन आदर्शों को बड़े गंभीर रूप से ले लें कि असल में डेमोक्रेसी वही है जहां कोई भूखा ना सोए, जहां सबके पास शिक्षा है, जहां सबके पास साधन है, जहां सबके पास इरादा है, जहां सबके पास बराबर जानकारी है। अगर हम उसको डेमोक्रेसी मानने लग जाएं तो क्या होगा? अगर हम इन सब आइडियल्स को, इन सब आदर्शों को गंभीरता से लेने लग जाएं, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी। तो इस देश में कोई भी देश, इस विश्व में कोई भी देश डेमोक्रेसी कहलाने लायक नहीं रहेगा। हम किसी को भी डेमोक्रेसी नहीं कह पाएंगे अगर हम आइडियल डेमोक्रेसी के हिसाब से चलें। जैसे हमने गुड बॉय की क्वालिटीज बता दी, गुड बॉय ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये हो, तो कोई भी लड़का ऐसा नहीं मिलेगा जो गुड बॉय की कैटेगरी में आए। तो क्या हम किसी को बॉय नहीं कहेंगे? कहेंगे। हर एक बॉय है, लेकिन उसमें से किसी में कोई क्वालिटी है, किसी में कोई क्वालिटी। समझ में आई चीजें? ऐसे ही डेमोक्रेसी में, एक अच्छी डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में उसमें से उस डेमोक्रेसी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो भी तो डेमोक्रेसी है। समझ में है चीजें? चलो, येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, फिर भी एक समझ जो एक डेमोक्रेसी है एज एन आइडियल, एक आदर्श डेमोक्रेसी की जो समझ है, रिमाइंड्स अस ऑफ व्हाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। वो हमें याद दिलाती है कि हम इस डेमोक्रेसी को इतना महत्व क्यों देते हैं, इस लोकतंत्र को महत्व क्यों देते हैं। क्योंकि हमें एक आइडियल डेमोक्रेसी दिखाई देती है। हमें दिखाई देता है कि एक डेमोक्रेसी में कोई भूखा नहीं सोएगा, इसीलिए हम उसका सम्मान करते हैं, उसको वैल्यू देते हैं। अच्छा, ऐसी होती है डेमोक्रेसी, यानी हम भी एक दिन ऐसा बनेंगे जिस दिन हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोएगा। एक आइडियल डेमोक्रेसी कैसी होती है? जहां सबके पास बराबर जानकारी हो। अच्छा, ऐसी होती है, यानी हम भी वैसा बनना चाहते हैं। अच्छा, ये तो डेमोक्रेसी बड़ी अच्छी होती है। यानी इस आइडियल डेमोक्रेसी की जो समझ हमने बनाई, इसी की वजह से हम डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को इतना महत्व देते हैं, इसको पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इट इनेबल्स अस टू जज, और इसी आइडियल डेमोक्रेसी की समझ से हम अपने आप को समर्थ कर पाते हैं, हम अपने आप को सक्षम कर पाते हैं जज करने में, यानी परखने में, जांच करने में एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी, एक मौजूदा लोकतंत्र को, और एंड आइडेंटिफाई, और पहचान कर पाते हैं इट्स वीकनेस, उसकी कमजोरियों को। कैसे? कैसे? हमने कहा, यहां एक लिख लो, आइडियल डेमोक्रेसी। आइडियल डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? नो हंगर, कोई भूखा ना हो, ठीक है ना। एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल, सबके पास बेसिक एजुकेशन हो फॉर ऑल। इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, सबके पास जानकारी होनी चाहिए। और जो भी हम लिख लें यहां पे, नीचे नीचे लिखते चले जाएं, ये हमारी आइडियल डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें होनी चाहिए। अब हमारी डेमोक्रेसी, आवर डेमोक्रेसी, यहां लिखते हैं। अब हम देखेंगे कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। हमारे देश में कितने लोग भूखे सोते हैं? तो परसेंटेज के हिसाब से देख लेंगे कि हमारे देश में 70% लोग तो भूखे नहीं हैं, यानी कि हम 70% तक यहां तक पहुंच चुके हैं। 30% और प्रयास करेंगे तो हम यहां पहुंच जाएंगे। समझ में आया? तो हम हमारी कमजोरी देख लेंगे कि हम कहां कहां कमजोर हैं, इससे नाप के। जब तक हमारे पास ये नहीं हो, हम नापेंगे कैसे? है ना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं पूछूं कि ये जो मैंने लाइन बनाई, ये बड़ी है या छोटी है? अब आप कहोगे ये कैसे बता दे बड़ी या छोटी? किससे नापें इसको? मैं कहता हूं इसके साइड में मैंने एक दूसरी लाइन खड़ी कर दी, अब बताओ इसके मुकाबले बड़ी या छोटी? अब आप बता दोगे कि हां, इससे तो ये छोटी है। लेकिन मैं इस लाइन को छोटा कर दूं, अब बताओ इस लाइन से बड़ी है कि छोटी? अब आप कहोगे इससे तो बड़ी है। समझ में? तो नापने के लिए, जब भी हमें किसी चीज को नापना हो, अच्छा या बुरा बताना हो, तो हमारे पास कोई चीज तो होनी चाहिए जिसको देख के हम बताएं ये अच्छा है या बुरा है। समझ में आई?
जैसे हमने इस लाइन को सिर्फ इस लाइन से नहीं पता है छोटी है बड़ी है, इसको नापने के लिए हमारे पास दूसरी चीज भी होनी चाहिए जिसको देख के हम बता सकें। ऐसे ही डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें होनी चाहिए, इसको देख के हम बता सकते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी में कितनी कमजोरी है, हम ये सारी चीजें कितनी कर पा रहे हैं। हमें पता लग जाएगा कि हमारी डेमोक्रेसी को अभी और कितना बढ़ना है और अच्छा बनने के लिए। चीजें क्लियर है? इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ए मिनिमल डेमोक्रेसी एंड ए गुड डेमोक्रेसी, और इसी से हमें मदद मिलती है अंतर करने में। एक न्यूनतम डेमोक्रेसी या न्यूनतम लोकतंत्र क्या है और एक अच्छी लोकतंत्र, अच्छी डेमोक्रेसी कौन सी है। यानी दो देशों को मैं नापूंगा और इनके हिसाब से नापूंगा मैं। एक देश में 70% लोग खाना पी के सोते हैं, एक देश में सिर्फ 60% लोगों को खाना मिलता है, तो कौन सी अच्छी डेमोक्रेसी हुई? जहां 70% है। तो यानी कि जब हम आइडियल डेमोक्रेसी से नापेंगे तब मैं अच्छी और बुरी डेमोक्रेसी या न्यूनतम मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में भी अंतर कर पाऊंगा। इससे हमें इसमें भी मदद मिलेगी। समझ में आई चीजें कि आइडियल डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है? चीजें क्लियर हुई? चलो, इन दिस बुक, इस बुक में वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस बुक में हम इस आइडियल डेमोक्रेसी, कौन सी? इस आइडियल डेमोक्रेसी या फिर अलग अलग तरह की जो डेमोक्रेसी की जो हमने बात की, हम इस व्यापक विचारधारा या फिर नोशन से ताल्लुक नहीं रखेंगे इस बुक में। इस बुक में इन सब के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? इस बुक में हम इस सब के बारे में नहीं पढ़ने वाले इस चैप्टर में या इस बुक में। आवर फोकस हेयर इज विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहां पे हमारा जो फोकस रहेगा, यहां पे जो हमारा ध्यान रहेगा कुछ कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, कुछ मुख्य या फिर केंद्रित संस्थागत विशेषताएं। किसकी? डेमोक्रेसी की एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि सरकार के रूप में डेमोक्रेसी जो है, लोकतांत्रिक सरकार के कौन कौन से फीचर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, हम सिर्फ इस बुक में इस पे ध्यान देंगे। तो यहां पे ना तो हम सोसाइटी की बात करेंगे, ना हम किसी और डेमोक्रेसी की बात करेंगे, सिर्फ सरकार के रूप में डेमोक्रेसी की बात करेंगे जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, और उसी के फीचर्स के ऊपर ध्यान देंगे इस बुक में, ठीक है? नेक्स्ट ईयर और अगले साल यू विल रीड मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। नेक्स्ट ईयर आप और ज्यादा पढ़ोगे एक लोकतांत्रिक समाज के बारे में एंड वेज ऑफ इवेल्युएटिंग आवर सोसाइटी डेमोक्रेसी, और अपने डेमोक्रेसी का, अपने लोकतंत्र का मूल्यांकन कैसे करना है, कैसे करेंगे, वो रास्ते भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जैसे अभी हमने नापा था ना कि ये आइडियल डेमोक्रेसी है, तो हमारी कहां पे पहुंची हुई है, ये नापने के तरीके, ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ये जो सोसाइटी वाली जो डेमोक्रेसी थी, ये यहाँ पे अगर हम देखें अलग अलग तरह की हमने देखी, ये सब डेमोक्रेसी अलग अलग टाइप की हैं, ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में सिर्फ सरकार तक सीमित रखते हैं हमारी डेमोक्रेसी को, ठीक है? समझ में आए? एट दिस स्टेज और इस चरण पे, इस मौके पे, वी जस्ट नीड टू नोट, हमें सिर्फ इतना ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ इतना नोट करने की जरूरत है कि डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मैनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ। कि ये जो लोकतंत्र है ये हमारे जीवन के कई हिस्सों पे लागू होता है, कई क्षेत्रों में लागू होता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं है, डेमोक्रेसी हमारे जीवन के कई हिस्सों को छूता है, ठीक है? सिर्फ इतना ध्यान रखना है। इस क्लास में पढ़ेंगे हम सिर्फ सरकार के बारे में, लेकिन ये डेमोक्रेसी कई हिस्सों में है, ये ध्यान रखना। एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म्स, और ये भी ध्यान रखना कि ये डेमोक्रेसी के कई रूप भी हैं, इस डेमोक्रेसी के कई रूप भी हैं, और उसी में देयर कैन बी वेरियस वेज ऑफ टेकिंग डिसीजन इन ए डेमोक्रेटिक मैनर। एक डेमोक्रेटिक मैनर यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से, मैंने बोला डिसीजन लेने, डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने के कई तरीके हो सकते हैं। देयर कैन बी वेरियस वेज, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक रूप से डिसीजन, निर्णय लेने के। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन इक्वल बेसिस एक्सेप्टेड। जहां तक हम बात करते हैं विचार विमर्श करने के सिद्धांत की। कौन से विचार विमर्श? समान रूप से, समान आधार पे।
जब तक समान रूप से सभी से विचार विमर्श करने की बात है, उस तरीके में डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। समझ में आई? ठीक है, आगे आगे और समझ में आएगी। इस बात के ऊपर ध्यान मत, मतलब ये मत सोचना कि यहीं पे हमें कुछ समझ में नहीं आया, जब हम आगे पढ़ेंगे ये चीज और क्लियर हो जाएगी। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे आम रूप जो डेमोक्रेसी का है इन टुडेज वर्ल्ड, आज के विश्व में, इज रूल थ्रू पीपल सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। वो है शासन लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा। आज के विश्व में अगर हम देखें तो सबसे कॉमन जो सरकारें हैं वो कैसी हैं? लोगों द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं जो डिसीजन लेते हैं। कैसे करते हैं? रूल थ्रू पीपल सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन। आज के वर्ल्ड में सबसे कॉमन डेमोक्रेसी यही है। हम जिन्हें चुनते हैं वो हमारे ऊपर शासन करते हैं और हम उसे डेमोक्रेसी बोल देते हैं। सबसे कॉमन यही है, हर जगह जाके देखो डेमोक्रेसी में ज्यादातर यही होता है। वी शैल रीड मोर अबाउट दैट इन चैप्टर 3, और इसके बारे में हम चैप्टर 3 में और ज्यादा पढ़ेंगे। बट इफ द कम्युनिटी इज स्मॉल, लेकिन अगर वो समुदाय छोटा है, कम्युनिटी स्मॉल है, देयर कैन बी अदर वेज ऑफ टेकिंग डेमोक्रेटिक डिसीजंस। तो उसके और भी तरीके होते हैं डेमोक्रेटिक डिसीजन लेने के, लोकतांत्रिक निर्णय लेने के और भी तरीके हो सकते हैं। अगर सोसाइटी स्मॉल है तो ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली। जहां सोसाइटी छोटी होती है, समुदाय छोटा होता है, तो वहां पे सभी लोग एक साथ बैठ सकते हैं और एक साथ बैठ के डिसीजन ले सकते हैं, जैसा कि हमारे गांव में होता है। दिस इज हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज। और इसी तरीके से गांव में जो ग्राम सभा है ऐसे ही काम करनी चाहिए, क्योंकि गांव छोटा होता है, वहां पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां सब लोग एक साथ बैठ सकते हैं और बैठ के गांव के लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो वो क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। समझ गए? कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग? क्या आप कुछ और तरीके सोच सकते हो कि किस तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से डिसीजन लिया जा सकता है? और कोई तरीका? ठीक है, वोटिंग के थ्रू जो हम करते हैं, है ना, ले सकते हैं। जैसे आजकल प्रोग्राम चलते हैं, आजकल लाइव प्रोग्राम बहुत सारे चलते हैं डांस के, ठीक है, बहुत सारे। और डांस में वो बोलते हैं ना बाद में कि हमें जिताने के लिए हमें वोटिंग करो, तो वहां पर लोग वोट करते हैं। तो वो डेमोक्रेटिक तरीका एक कि सब लोग अपनी पसंद से किसी को भी चुन सकते हैं, वो भी डेमोक्रेटिक तरीका है। अब एक एक्टिविटी हमारे सामने है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स इन योर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, कि आपके देश में, आपके प्रदेश में, आपके राज्य में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल कितने वोटर हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर हैं। फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल कैन फिट इनटू लार्जेस्ट स्टेडियम इन योर एरिया, आपके एरिया में जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वहां कितने लोग बैठ सकते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर ऑल द वोटर्स इन योर पार्लियामेंट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी टू सिट टुगेदर एंड हैव अ मीनिंगफुल डिस्कशन? क्या यह पॉसिबल है कि जितने भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है चुनावी क्षेत्र, उस चुनावी क्षेत्र के जितने लोग हैं वो स्टेडियम में बैठ पाए और बैठ के डिसीजन ले पाए एक साथ, या फिर कोई अर्थपूर्ण चर्चा कर पाए? पॉसिबल है। मान लो एग्जांपल लेते हैं कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, असेंबली का चुनाव, असेंबली मतलब जो आपकी विधानसभा है, विधानसभा का चुनावी क्षेत्र, ये चुनावी क्षेत्र होता है कि किस एरिया में से एक आदमी चुन के जाएगा। ठीक है, हो सकता है वहां 2 लाख हो सकता है 4, आपके यहां जितने देख लेना, ठीक है, 2, 2.5 लाख, 3 लाख, कितने हैं। ऐसे ही पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। हमारी संसद की यानी लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, तो हो सकता है यहां 5 लाख हो, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने वोट डालने वाले होंगे। आपके यहां सबसे बड़ा स्टेडियम जो होगा उसमें मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं? 10,000, 20,000, 50,000, मान लो 20,000, 20,000 लोग बैठ सकते हैं। अब एक बात बताओ, आपने जिसको चुना है उसे कोई निर्णय लेना है, तो वो इतने लोगों को कहां बैठाएगा? जब सबसे बड़े स्टेडियम में ही 20,000 लोग आ सकते हैं, और कहां बैठाएगा वो? बाकी 2 लाख लोग कहां गए? इनको कहां बैठा पाएगा वो? तो इसीलिए ऐसी जगहों पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी काम नहीं करेगी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि वो नेता अपने मन से डिसीजन ले लेगा।
ठीक है, क्योंकि हमने उसे चुना है, तो हमने ये सोच के चुना है कि वो अच्छा डिसीजन लेगा। तो इसीलिए जब भी वोट जो भी डाले तो उसको बताना चाहिए कि ऐसे को डालो जिसको आपको लगता है कि ये अच्छा डिसीजन लेगा, अच्छे कार्य करेगा। क्लियर? ये समझ में आई चीजें? आपको समझ में आ गई होंगी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पॉसिबल है? गांव में, क्योंकि गांव में वोटर कितने होते हैं? 5,000, 6,000, 2,000, 3,000, इतने लोग तो बैठ सकते हैं एक साथ और डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, वहां डायरेक्ट है, यहां इनडायरेक्ट है। क्लियर है चीजें? समझ में आ गई होंगी। दिस ऑल्सो मीन्स, इसका यह भी मतलब है कि नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी, कि कोई भी देश परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, आदर्श डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि सब लोग बैठ के पूरे देश में कभी निर्णय नहीं ले पाएंगे। इतनी जनसंख्या कहां बैठेगी? तो परफेक्ट डेमोक्रेसी कोई नहीं हो सकता। द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस्ड इन द चैप्टर, जो भी विशेषताएं हमने इस चैप्टर में पढ़ी डेमोक्रेसी की, प्रोवाइड ओनली द मिनिमम कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेसी, वो एक डेमोक्रेसी की, एक लोकतंत्र की कम से कम विशेषताएं बताती हैं। इसके अलावा और भी विशेषताएं हो सकती हैं, लेकिन हमने कम से कम पढ़ी हैं कि कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए किसी को अगर डेमोक्रेसी बोलना है तो। हमने जो विशेषताएं पढ़ी ना, कम से कम वो विशेषताएं तो होनी ही चाहिए, तभी हम किसी को डेमोक्रेसी कहेंगे। उसके अलावा भी हो सकती है, तो हमने मिनिमम पढ़ी है कि कम से कम उतनी होनी चाहिए। दैट डज नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी। इसका मतलब यह नहीं है कि जिसमें वो विशेषताएं वो आइडियल डेमोक्रेसी होगी, आदर्श होगी, नहीं। उसके लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। हमने तो कम से कम पढ़ा है कि इतना पढ़ेंगे, इतना फीचर्स जिसमें होंगे उसको हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं, लेकिन आइडियल डेमोक्रेसी के लिए और भी बहुत सारी चीजें चाहिए। एवरी डेमोक्रेसी हैज टू ट्राई टू रियलाइज आइडियल्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, और इसीलिए हर एक लोकतंत्र को यह कोशिश करनी चाहिए कि वो वास्तविकता में ला सके आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। एक डेमोक्रेटिक निर्णय लेना, डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को वास्तविकता में बदल सके, हर एक डेमोक्रेसी को प्रयास करना चाहिए। हर एक को प्रयास करना चाहिए, हर एक देश को यह प्रयास करना चाहिए कि वहां के जितने लोग हैं उस निर्णय में उनसे भी पूछा जाए। कैसे हो सकता है ये? जब सब लोग पढ़े लिखे होंगे, सब लोगों के पास बराबर जानकारी होगी, तो सरकार जब भी कोई नया कानून बनाने लगे या कुछ भी पूछना हो तो सरकार मीडिया के थ्रू पूछ देगी। और आजकल तो मीडिया इतना चलता है, आप व्हाट्सएप पे बैठे बैठे अपने डिसीजन दे सकते हो। तो बहुत सारे, तो हर सरकार को यह कोशिश करनी चाहिए कि हम डिसीजन मेकिंग में हर एक को शामिल करें। वही तो आइडियल डिसीजन मेकिंग होगी। आइडियल डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग कौन सी होगी? जिसमें सब लोग हिस्सा लें जो भी प्रभावित होते हो। समझ में आई? और ये कैसे हो सकता है? मैंने आपको एक आइडिया दिया। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। ये एक बार में नहीं पाया जा सकता। ये आइडियल डेमोक्रेसी को, आइडियल डिसीजन मेकिंग को हम एक बार में नहीं पा सकते और हमेशा के लिए नहीं पा सकते। इसके लिए हमेशा प्रयास करते रहने पड़ेंगे। अगर हमें आइडियल डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग स्थापित करनी है तो ये एक बार में नहीं हो सकता। इसके लिए हमेशा प्रयास करते रहने पड़ेंगे। दिस रिक्वायर्स एन कांस्टेंट एफर्ट। इसीलिए इसको चाहिए लगातार प्रयास टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, ताकि हम बचा सकें और मजबूत कर सकें लोकतांत्रिक रूप निर्णय लेने के। डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग हम समझ चुके हैं क्या होते हैं, जहां पर जो भी लोग प्रभावित होते हैं वो सब डिसीजन ले। लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी होती है कि यह पॉसिबल नहीं हो पाता कि सब लोगों से डिसीजन पूछा जाए, सब लोगों को डिसीजन मेकिंग में हिस्सा दिया जाए। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हम पूछ सकें, और इसी चीज को और मजबूत करने की आवश्यकता है। इसी चीज के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है कि हम इस कांस्टेंट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग को और मजबूत करें और इसे बचा सकें, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों से पूछ सकें। अब इसमें व्हाट वी डू एज सिटीजन्स, इसमें हम नागरिक के रूप में कैन मेक अ डिफरेंस, हम इसमें फर्क डाल सकते हैं टू मेक आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। हमारे देश को एक ज्यादा लोकतांत्रिक या कम लोकतांत्रिक बनाने में फर्क हम लोग डाल सकते हैं नागरिक के रूप में। हम जितना बढ़ चढ़ के हमारी सरकार के निर्णय में हिस्सा लेंगे उतनी अच्छी डेमोक्रेसी होगी, और जितना हम घर में बैठ के सोचेंगे हमें क्या, सरकार का काम है करने दो, उतनी सरकार
कम लोकतांत्रिक हो जाएगी। समझ में आई चीजें? डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग जिसमें सब लोग हिस्सा ले रहे हैं। अब हम खुद ही नहीं लेंगे तो सरकार क्या करेगी? ठीक है, दिस इज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। और यही डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की एक मजबूती भी है और कमजोरी भी है। द फेट ऑफ द कंट्री, हमारे इस देश का भविष्य, फेट होता है भविष्य, हमारे देश का भविष्य डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन द व्हाट रूलर्स डू, वो सिर्फ इस पे निर्भर नहीं करता कि शासक क्या कर रहे हैं, बल्कि बट मेनली ऑन व्हाट वी एज सिटीजंस डू। मुख्य रूप से हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है कि हम अपने नागरिक के रूप में क्या कर रहे हैं, हम कैसे इस डेमोक्रेसी में भाग ले रहे हैं। इसके ऊपर हमारे देश का भविष्य ज्यादा टिका हुआ है। रूलर्स, उनका तो काम है, वो रूल कर रहे हैं, आप नहीं लोगे डिसीजन तो उन्हें तो लेने ही है, लेकिन एक अच्छा डिसीजन तभी हो पाएगा जब हम भी उसका सदस्य बने, हम खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इसीलिए ये हमारे ऊपर है, हमारे देश को एक अच्छा लोकतंत्र बनाना या बुरा लोकतंत्र बनाना। समझ में आई चीजें? आपको समझ में आ गई होंगी। दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश्ड डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स, और यही डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को बाकी दूसरी सरकारों से अलग करता है। क्या अलग करता है? यहां पर हम क्या करते हैं इससे फर्क पड़ता है। एक लोकतंत्र में नागरिक क्या करते हैं इससे फर्क पड़ता है, लेकिन जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां नागरिक क्या कर रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे देश के भविष्य पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई चीजें? क्या अंतर है? वही चीज इस पूरे में लिखी हुई है, समझते हैं। दिस इज व्हाट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक फ्रॉम अदर गवर्नमेंट्स, कि दूसरे सरकारों से ये डेमोक्रेसी कैसे अलग है, ये वही अंतर कर रहा है। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, जो दूसरे तरह की सरकारें होती हैं, जैसे मोनार्की। दूसरे तरह की सरकारें कौन कौन सी हैं? जैसे मोनार्की, राजशाही, डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही, और वन पार्टी रूल यानी कि एक ही पार्टी का शासन, जैसे चाइना में। डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, उनको नहीं चाहिए कि सभी लोग राजनीति में भाग लें। ना तो राजशाही ये बोलता, मोनार्की बोलता कि सभी लोग आओ राजनीति में शामिल हो, उसमें हिस्सा लो, निर्णय में हिस्सा लो। ना ही तानाशाह बोलेगा कि लोगों से पूछेगा कि क्या करना चाहिए, ना ही वन पार्टी रूल जैसे चाइना, वो अपने लोगों से पूछे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम वास्तव में देखें, मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, कि जो ज्यादातर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वुड लाइक सिटीजंस नॉट टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स। वो चाहती हैं, ज्यादातर गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती हैं कि जितने नागरिक हैं वो पॉलिटिक्स में, राजनीति में हिस्सा ना लें। उन्हें चाहिए ही नहीं, लोगों से पूछना ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें तो चाहिए कि वो अपने घर में बैठे रहो, हम सारे काम कर लेंगे। तानाशाह क्या होता है? जो अपनी मर्जी से काम करे। राजा कौन होता है? जो अपनी मर्जी से काम करे, किसी से बिना पूछे। वन पार्टी रूल यानी कि मेरी पार्टी की ही चलेगी और किसी की नहीं चलनी चाहिए। तो इनको लोगों से फर्क नहीं पड़ता है, तो चाहते हैं कि ये लोग राजनीति में हिस्सा ना लें। बट डेमोक्रेसी, लेकिन जो लोकतंत्र होता है वो डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल सिटीजंस। एक लोकतंत्र ही ऐसा है जो निर्भर करता है प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक भागीदारी वहां के सभी नागरिकों की हो। जब तक सभी लोग राजनीति में भागीदारी नहीं करेंगे तब तक डेमोक्रेसी सफल नहीं हो सकती। तो जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र है, वो निर्भर करता है लोगों की भागीदारी के ऊपर, लोगों पे डिपेंड करती है डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी है लोगों का खुद का शासन। समझ में आई चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं? दिस इज वाई, दैट इज वाई, और इसीलिए ए स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जो पढ़ाई है, मस्ट फोकस, वो केंद्रित होनी चाहिए ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसीलिए डेमोक्रेसी की पढ़ाई डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी लोकतांत्रिक राजनीति। पॉलिटिक्स क्यों? इसी पॉलिटिक्स में लोग हिस्सा लेते हैं और इन्हीं से ही डेमोक्रेसी बनती है। क्लियर है चीजें? इसीलिए डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक फोकस पे फोकस हो, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे फोकस होनी चाहिए। चीजें क्लियर है?
यहीं हमारा चैप्टर खत्म होता है। मेरे हिसाब से आप डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। डेमोक्रेसी के बहुत रूप होते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ सरकार के रूप में देखेंगे डेमोक्रेसी को, और आगे आने वाले चैप्टर भी कहीं ना कहीं इसी डेमोक्रेसी की बात करते हुए नजर आएंगे, इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। बस अब क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊं उससे पहले आपको खुद उनके आंसर्स एक बार देखने, आप उनको सॉल्व कर पाएंगे, एक बार ट्राई करना। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।